गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं वृंदा साबू हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग मार्केटिंग रिसर्च सब्जेक्ट के एक शॉर्ट रिवीजन देखने जा रहे हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है आपका बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में बीबीए सेकेंड ईयर में आता है। इसके पूरे 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स के जितने जितने चैप्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। हम इन सारे चैप्टर्स का एक छोटा रिवीजन सॉर्ट ऑफ करने वाले हैं। तो बेटा एक एक इससे हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम मार्केटिंग रिसर्च होता क्या है इस पर बात करेंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च को हिंदी में कहा जाता है विपणन शोध। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली क्या है, तो हम जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो बिजनेस क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट, इट इज नोन एज अ बिजनेस। ठीक है, मतलब शॉर्ट में व्यवसाय क्या होता है, मतलब किसी वस्तु की खरीदी और बिक्री करना लाभ कमाने के लिए इसे व्यवसाय कहा जाता है। तो अब जब हम बात वस्तु की कर रहे हैं तो उसको लेकर के हम ये मार्केटिंग क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, विपणन क्या होता है ये समझेंगे। तो व्यवसाय करने के लिए किसी प्रोडक्ट को जब हमें चूज करना होता है कि हमें किस प्रोडक्ट का व्यवसाय करना है, किस प्रोडक्ट को लेकर के व्यवसाय करना है, वहां से मार्केटिंग की कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो किसी प्रोडक्ट को चूज करने से लेकर उसका उत्पादन करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको मार्केट तक पहुंचाना, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना और कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करने तक की पूरी प्रोसेस को मार्केटिंग बोला जाता है। आपको ये बात समझ में आई। अब हम बात कर रहे हैं रिसर्च की। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च दो वर्ड है उसमें भी, री और सर्च। रिसर्च मतलब वापस से किया गया, वापस से की गई खोज। ठीक है, मतलब और हम उसको आगे जब बात करते हैं सर्च फॉर अपडेटिंग आवर नॉलेज, मतलब हमारे नॉलेज को अपडेट, हमारे ज्ञान को अपडेट करने के लिए हम बार बार जो सर्च करते हैं, डू अगेन एंड अगेन फॉर मैनी टाइम्स, इट इज नोन एज मार्केटिंग रिसर्च। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। कभी आप लोगों ने ये सोचा है, एक छोटा सा हम घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम ये हेयर वॉश करते हैं, हम बालों को धोते हैं, तो जब सबसे पहले बालों को किन चीज़ों से धोया जाता था? सबसे पहले मिट्टी से धोया जाता था, काली मिट्टी बोलते थे, जो हाथ में आती थी मिट्टी उससे लोग हेयर वॉश कर लेते थे, राइट। उसके बाद धीरे धीरे जड़ी बूटियों की खोज होने लगी। तो जड़ी बूटियों की जब खोज हुई तो शिकाकाई सामने आई, शिकाकाई से लोग बाल धोने लगे। फिर जब थोड़ी और खोज आगे होने लगी तो वो शिकाकाई के बाद लोग सोडे से सिर धोने लगे। एक सोडा इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में खोज के द्वारा, सोडे से लोग सिर धोने लगे। अब जब सोडा फिर और उसके आगे खोज की गई तो फिर जो शिकाकाई थी और सोडे को मिक्सिंग करके, एक्सपेरिमेंट्स करके उनका क्या किया गया, शिकाकाई की साबुन बनाई गई। लोग फिर उससे धोने लगे अपने सिर को, बाल को। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद फिर उसमें आगे खोज होती गई और फिर शैम्पू का उत्पादन हुआ, शैम्पू का प्रोडक्शन हुआ और लोगों के सामने शैम्पू आया और लोग अब उससे हेयर वॉश करने लगे। अब आप देखेंगे शैम्पू में भी कई प्रकार की चीज़ें आने लगी। जैसे जैसे खोज की गई वैसे वैसे मालूम पड़ा लोगों को हेयर फॉल होता है, लोगों को डैंड्रफ होता है। उसके हिसाब से उसकी नई मतलब उसका स्ट्रीम्स लेकर के आया गया। इस प्रकार से ऐसे खोज की जाती है और नई प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट किया जाता है। इसे कहा जाता है मार्केटिंग रिसर्च। अब इसमें हमें क्या क्या चैप्टर्स सिलेक्ट करना, मतलब पढ़ने हैं, तो देखिए फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, किसी भी रिसर्च की शुरुआत जो होती है वो प्रॉब्लम से होती है, समस्या। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि समस्या क्या है और उसके बाद ही हमको डायरेक्शन आगे मिलता है कि हमको काम क्या करना है। ठीक है, इसका भी एक घरेलू एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप कहते हो कि हमारा पेट दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर उस पर कई सवाल आपको पूछते
पूछता है आपने क्या खाया था, आपने रात को पानी पिया था कि नहीं पिया था, उसके बाद आपने कोई बाहर की चीज़ तो नहीं खाई। ऐसे कई सवाल जो पेट दर्द जिससे हो सकता है वो पूछता है, और वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर आगे वो आपसे रिलेटेड टेस्ट, उससे रिलेटेड टेस्ट करवाता है, और फिर वो उसकी तय तक जाता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। हमें भी प्रोडक्ट चूज करते वक्त सबसे पहले अब जब हम खोज कर रहे हैं तो उसकी तय तक जाने के लिए पहले हमें प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना पड़ता है। देन स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च, फिर उसका एक स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है कि अब हमें इन चीज़ों पर मतलब ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है कि अब प्रोडक्ट हमको समस्या हमें समझ में आने लगी है, और अब समस्या को आगे बढ़ाते हुए उसका एक उद्देश्य बनाएंगे कि इस समस्या को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के अब हमें आगे काम करना है। देन फिर रिसर्च प्रोसेस के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे और रिसर्च डिज़ाइन को हम तैयार करेंगे कि इस तरीके से हमको रिसर्च करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है यूनिट 1 में। इसमें आपके बेसिक्स क्वेश्चन तैयार होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की प्रोसेस आ सकती है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है वो आ सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के तरीके आ सकते हैं। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पर तैयार होता है। सेकेंड यूनिट में आपका है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। जब आप रिसर्च करते हो तो आपको अलग अलग प्रकार के फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करना पड़ता है कि इसके आधार पे आप उन डेटा को जब कलेक्ट करते हो फिर उसको एनालाइज करते हो, उसका विश्लेषण करते हो, और उसके आधार पे आप रिसर्च को आगे सॉल्यूशन तक लेके जाते हो। तो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन होती है एक प्रकार की, तो उसमें आप जैसे मेथड्स में आती है इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इस प्रकार की उसमें कुछ मेथड्स रहती है जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हो। और डेटा कलेक्ट करने की 2 मेथड्स होती है, दैट इज प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में या तो आपको डिफरेंस पूछा जाता है या फिर शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो डेटा आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा, ठीक है, प्राथमिक डेटा। और सेकंड वन इज सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है जो जैसे लाइब्रेरी में लिटरेचर अवेलेबल है, गूगल पे लिटरेचर अवेलेबल है, वहाँ से आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो आपके रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। इसके भी आप एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड मैंने आपको बताया, जब आप रिसर्च करने, ये सारी मेथड्स, ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड, क्वेश्चनर डिज़ाइन, एटीट्यूड मेजरमेंट टेक्निक। ऑब्जर्वेशन में आप जब जाते हो डेटा कलेक्ट करने, ठीक है, सैंपल लेने के लिए जाते हो, तब आप वहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू आप ऑब्जर्व करते हो, निरीक्षण करते हो चीज़ों का, और उसके आधार पर आप डेटा कलेक्ट करते हो। सर्वे मेथड, आप सर्वे करते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो हमने हरदा सिटी में ये देखना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि एक रिसर्च हुई थी, चलो मैं एग्जाम्पल वो देती हूँ। एक रिसर्च हुई थी जिसमें पाया गया था कि इंडिया में हर एक घर में, उन्होंने क्या करते हैं वो लोग जो भी सर्वे कर रहे हैं, वो हर एक घर में जा जा के सर्वे करते हैं कि ये प्रॉब्लम कितने घरों में है, कितने घरों में नहीं है, और फिर जितने घरों में वो प्रॉब्लम होती है उसके आधार पे वो लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल के कैलकुलेट करते हैं कि ये रिसर्च का रिजल्ट निकल रहा है। जैसे मैंने आपको भी बताया, एक रिसर्च में पाया गया था कि जिस एरिया में उन्होंने रिसर्च किया था उसके आधार पे ये पाया गया था कि वहाँ के हर एक घर को छोड़ करके एक घर में एक व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से रिसर्च कई विषय होते हैं और कई आधार पर रिसर्च की जाती है। क्वेश्चनर डिज़ाइन, अब सपोज कर लो हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमने कुछ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है, उसको मार्केट में लॉन्च किया है, उसके बारे में हमें सब जानकारी चाहिए कि किस प्रकार का लोग उसको कैसे पसंद कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चनर डिज़ाइन, क्वेश्चनर मेथड के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। उसके लिए हमें क्वेश्चनर डिज़ाइन करना पड़ता है, क्वेश्चंस तैयार करने पड़ते हैं। और सपोज कर लो हम किसी मॉल में जाते हैं, वो हमारे क्वेश्चंस
जो हमने छपाए हैं उनको हम हमारे वहाँ जो कंज्यूमर्स है, मॉल के कंज्यूमर्स, उनमें हम लोग सर्कुलेट करते हैं, वो हमें आंसर्स लिख के देते हैं। उसके आधार पे जो रिजल्ट निकलते हैं उससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसमें और क्या चाहते हैं। इन सारी जानकारी से हमारा डेटा कलेक्ट होता है और आगे हमारे जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और क्या अपडेट करना है हमें, उसकी हमें हेल्प मिलती है। देन एटीट्यूड मेजरमेंट टेक्निक। देखिए, एटीट्यूड का मतलब होता है विचारधारा। कंज्यूमर की विचारधारा को समझने के लिए ये टेक्निक को हमें मतलब यूज़ करनी पड़ती है। अब कंज्यूमर ऐसा होता है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि मतलब सोसाइटी को किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये टेक्निक का यूज़ करके, इसकी काफ़ी सारी स्केल्स होती है, उन स्केल्स को हम यूज़ करते हैं और उसके आधार पे हम ये एटीट्यूड मेजरमेंट टेक्निक से कंज्यूमर की विचारधारा को समझ करके हमारे जो रिसर्च है उसमें हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पाने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हमने यूनिट 2 में देखा। इसमें मेन चीज़ है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। इसमें आपको मेथड्स आ सकती है, डिफरेंट मेथड्स आ सकती है, और जो है आपका प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इन ऑब्जर्वेशन मेथड पे भी बनता है। मतलब ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन इसका सबका आप तैयार कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नॉर्मल जो चीज़ें होती है उनको तैयार करके रखो, तो कोई भी चीज़ जैसे इंपॉर्टेंस आता है या कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, फीचर्स आता है, उसमें आप उन चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी यूनिट। इसमें देखिए है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्वेज। जो सर्वे आपने किया है, अब उसका प्रशासन करना, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना। सर्वे तो आपने कर लिया है, उसमें आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है कि आपके रिसर्च में काम आने वाले जो चीज़ें हैं वो उसमें आप किस तरीके से उसको अटैच कर रहे हो। देन सैंपल डिज़ाइन। अब आपको सैम्पलिंग, आपने सैम्पलिंग देखा होगा। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ डेटा कलेक्शन की, तो उसमें आप सैंपल भी लेते हो। थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे ब्लड सैंपल्स हम लोग लेते हैं किसी बीमारी को पकड़ने के लिए, तो उस प्रकार से सैंपल डिज़ाइन, जैसे रैंडम, इसके भी एग्जाम्पल टाइप्स होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग एंड ऑल। तो उससे क्या होता है, रैंडम सिक्वेंशियल सैम्पलिंग में कैसे करते हैं, आप लाइन से सैंपल उठाते हैं। जैसे मैंने कहा आपको जनगणना करनी है, ठीक है, तो जनगणना में आप कैसे करोगे कि हरदा के जितने भी घर है, हर मोहल्ले में जाकर के एक एक घर से आप सैंपल लोगे कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, क्या कितने बुजुर्ग रहते हैं, कितने लेडीज़ है, कितने मेल है, कितने फीमेल है। और रैंडम सैम्पलिंग में आप क्या करोगे, जैसे एक एक घर छोड़ के या कहीं से भी आप सैंपल उठा सकते हो, एक इस मोहल्ले से उठा लिया, उसके आधार पर एवरेज निकाल करके आप जो है रिजल्ट निकालते हो कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया वो आपको कैसे वहाँ पे यूजफुल है। ठीक है, उसके लिए आपको सैंपल डिज़ाइन तैयार करनी पड़ती है। सिलेक्टिंग एंड एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अब जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उस डेटा को आपको स्टैटिस्टिकल, सांख्यिकी, पूरे टेक्निकल उसमें आपको उससे जोड़ना होता है, जिससे कि आप कैलकुलेट करके रिजल्ट निकालते हो, एनालाइज करते हो कि देखिए हमने मैन्युअली तो बहुत सारी चीज़ें कर ली, पर अब जो चीज़ों का परफेक्ट रिजल्ट निकालना है तो उसे हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू वो रिजल्ट निकलता है। देन टेबुलेशन, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको टेबल के फॉर्म में आप इंक्लूड करते जाते हो। जैसे आपने सपोज करो ये देखा होगा, मैचेस देखते हैं आप, मैचेस में जैसे जैसे बॉलिंग होती जाती है, जैसे जैसे बैटिंग होती जाती है, उनके जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो टेबल के फॉर्म में वो लोग इंक्लूड करते जाते हैं कि किसी ने 6 मारा तो 6 वहाँ पे उसकी, जैसे सचिन तेंदुलकर ने 6 मारा तो उसके वो रो में वहाँ पर 6 लिख के आ जाएगा, कौन सी टीम ने मारा वहाँ पे लिख के आ जाएगा। ऐसे टेबल में वो लोग डेटा को डालते जाते हैं। फिर उस डेटा को एनालाइज किया जाता है और उसकी स्केलिंग की जाती है। स्केलिंग में मतलब उसकी रेटिंग दी जाती है, ग्रेडिंग दी जाती है, ऐसी स्केलिंग टेक्निक्स है, रेटिंग स्केल्स, ग्रेडिंग स्केल्स, वो इन सब चीज़ों में इंक्लूड होती है। तो इस प्रकार से ये यूनिट 3 है। अब यूनिट 4 में है कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। जो हमने इतनी सारी बातें करी है कि रिसर्च में होता क्या क्या है, जैसे हमने शुरुआत करी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्ट करना, फिर डेटा के मेथड, सर्वेज, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, टेबुलेशन। अब इस कंसेप्ट मतलब ये जो मार्केटिंग रिसर्च है उसके अंदर ये सारी प्रोसेस इंक्लूड होती है, और वो ये प्रोसेस आपको याद करके ही जानी है। ठीक है, उसका एक डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में,
उस डायग्राम को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए। एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आंसर को आपको कैसे लिखना है। प्रॉब्लम यही हो रही है कि 2 साल से हमने आंसर्स लिखे नहीं है, अब कैसे लिखना है वो हमें समझ नहीं पड़ रही है। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको वो भी एक आंसर लिख करके बताऊंगी, ठीक है। यूनिट 5 पे अब हम आते हैं। बहुत इजी यूनिट है ये। इसमें अब अगर ये सारी बातें हमें समझ में आ गई है तो अब चीज़ ये है यूनिट 5 में कंज्यूमर रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च। अब हमने ये मार्केट रिसर्च करा है, मार्केट रिसर्च के अंदर अब हमें ये रिसर्च करनी है हमारे कंज्यूमर्स, हमारे प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर्स हमारे कौन से होंगे। प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि जो प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड सारी रिसर्च, वो काम का है या नहीं, हमारे मार्केट में हमारे कंज्यूमर के हिसाब से है कि नहीं। बना तो दिया है हमने कंज्यूमर के हिसाब से, पर कंज्यूमर उसको पसंद कर रहा है कि नहीं। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट। देन सेल्स रिसर्च, जो सेल हम कर रहे हैं या जब पहले सेल हुई थी वो किस प्रकार से होती, सेलिंग टेक्निक्स को हमें यहाँ फॉलो अप देना है। देन एडवर्टाइजिंग, द मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिसर्च इज एडवर्टाइजिंग रिसर्च। एडवर्टाइजिंग, कोई भी चीज़ आपने बहुत अच्छी चीज़ बना दी है पर अगर आपने लोगों के सामने उसका प्रेजेंटेशन नहीं किया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको लोगों तक, कंज्यूमर्स तक पहुँचाना। तो एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा रोल है विज्ञापन का, ठीक है। देन रिसर्च एथिक्स, यस रिसर्च एथिक्स मतलब बहुत बड़ी नैतिक मूल्य की बात यहाँ पे हम करने जा रहे हैं कि एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज टू बी राइट एंड व्हाट इज टू बी रॉन्ग, मतलब क्या सही और क्या गलत। तो किस चीज़ का, रिसर्च के लिए, रिसर्च के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से रिसर्च के लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो चीज़ यहाँ पे रिसर्च एथिक्स में हमें पढ़ना है। कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं हमें पता नहीं होता है, हम कोई चीज़ करते हैं हमको लगता है ये सही है पर एथिकली कई बार वो चीज़ें गलत होती है, तो वो चीज़ हम जब पढ़ के करते हैं तो हमें उस चीज़ में सहायता मिलती है कि वो हमसे वहाँ पे गलती ना हो, ठीक है। एंड द लास्ट इज फ्यूचर इन मार्केटिंग रिसर्च। या ऑब्वियसली इन सब प्रोसेस के थ्रू अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं तो आपका मार्केटिंग रिसर्च जो है वो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। सब चीज़ों का शोध करके, रिपोर्ट राइटिंग करके, पूरी बाकायदा रिपोर्ट्स बना करके। एक चीज़ यहाँ रह गई है, जैसे आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में एक हाइपोथेसिस करके होता है, परिकल्पना, उसमें 2 ऑप्शंस लेके चला जाता है। मतलब जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, वो आपको बताती है 2 ऑप्शंस हमेशा हमारे पास रहते हैं। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं हम ये ले कि ये ले, तो जब हाइपोथेसिस कैलकुलेशन हम करते हैं, परिकल्पना उपकल्पना उसे कहा जाता है, उसका कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमें रिजल्ट देता है। उसके फॉर्मूलेज होते हैं, एग्जाम में फॉर्मूलेज नहीं आते हैं, बस हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल ये सब सारी चीज़ें समझ लेनी होती है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये सारे 5 यूनिट्स हमने यहाँ पे देखी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आंसर कैसे लिखना है। बच्चों अब देखिए, जो डिफ़िकल्टी हमको पेपर लिखने में जाती है, थ्योरी के आंसर्स लिखने में जाती है, हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें आंसर कितना कैसे लिखना है। लोगों के, बच्चों के मन में ये सवाल उठते रहते हैं कि 2 मार्क का आंसर है तो हमें कितना लिखना है, 5 मार्क का आंसर है तो हमें कितना लिखना है। सबसे पहले तो मैं आपको पेपर पैटर्न बता दूँ। 40 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें 5 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, 2-2 मार्क के 5 क्वेश्चन आते हैं और 5-5 मार्क के 5 क्वेश्चन आते हैं। जो 2-2 मार्क के 5 क्वेश्चन है उन सब में अथवा भी रहता है, राइट, इस हिसाब से। और 5-5 मार्क के जो 5 क्वेश्चन है उसमें भी अथवा में भी आता है और में भी आता है। तो इस हिसाब से आपके जो है 1 यूनिट से 4 क्वेश्चन कंपलसरी बनते ही है, ठीक है। इतनी बात आपको बात में समझ में आ गई। अब आंसर्स को लिखना कैसे, ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी हमारे दिमाग में क्या होता है। हम जब 12th तक लिखते हैं ना तो हमें शॉर्ट में आंसर्स लिखने पड़ते हैं, पर जब हम कॉलेज लेवल पे आते हैं तो हमें आंसर्स को डिस्क्राइब करके लिखना होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें पेजेस भरने हैं, हमें आंसर को डिस्क्राइब करना है और प्रेजेंटेबल बनाना है। आई बात समझ में। अब सपोज करो जैसे आपको क्वेश्चन आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, तो इसको आंसर आप कहाँ से स्टार्ट करोगे ये बताओ। डायरेक्ट आप लिखोगे प्राइमरी डेटा और आंसर लिख दोगे, सेकेंडरी डेटा और आंसर लिख दोगे? नहीं, सबसे पहले अगर ये आपको आंसर आ रहा है तो थोड़ा सा आपको पहले जो है यहाँ पे एक हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन करके।
ठीक है, ये बीचों बीच आप आंसर लिखोगे, यहाँ पे आंसर नंबर लिखोगे, यहाँ पे ऐसी हेडिंग दीजिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, यहाँ लिखिए इंट्रोडक्शन, हिंदी में आप लिख सकते हो उसको परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन के यहाँ पर आप कम से कम 5-6 लाइंस लिखिए, उसको डिस्क्राइब करिए कि मतलब सबसे पहले ये लिखिए डेटा होता कहाँ है, क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डेफिनेशन अगर आपको आती है तो उस डेफिनेशन की ऐसे हेडिंग दीजिए। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास में 2-3 लाइन में आप डेफिनेशन लिखिए। अब इसके बाद प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा की हम बात कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पर डेफिनेशन के बाद डेटा क्या होता है, डेटा को डिस्क्राइब करिए। ठीक है, डेटा को डिस्क्राइब कर लिया। अब डेटा में आपके जो है एक डायग्राम भी बन सकता है, यहाँ डिस्क्राइब कर लिया और आपने उसके नीचे एक डायग्राम बना लिया कि डेटा के 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब जो है फर्स्ट पॉइंट लिखा प्राइमरी डेटा और उसको एक्सप्लेन कर लिया, फिर सेकंड पॉइंट लिखा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है 2-4, तो उसको एक्सप्लेन करिए। अगर 2 मार्क्स का है तो 2-3 एक्सप्लेन करिए, 5 मार्क्स का है तो प्राइमरी डेटा के 5-5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक्सप्लेन करिए। फिर सेकेंडरी डेटा same in this case also, and at the end of the answer you have to write a conclusion। ये कंक्लूजन की आप हेडिंग लिखिए, है ना, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष। ठीक है, उसकी हेडिंग लिखिए और जो आपने किया है यहाँ पर जो भी आंसर लिखा है उसमें आपको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, किसी भी चीज़ को एक थोड़ा सा स्ट्रेस दे करके आपको वहाँ पे पॉइंट आउट करके कंक्लूजन में भी लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर्स आपको लिखने हैं और याद रहे कि 2 मार्क्स के लिए, जैसे मैंने कहा, अगर प्राइमरी डेटा लिखा है तो 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 मार्क के लिए आता है तो 5-6 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। और कोशिश ये करिएगा कि जितने भी आंसर्स आप लिख रहे हैं हर आंसर में कुछ ना कुछ आप डायग्राम क्रिएट कर सके। कुछ भी आप डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, या फिर ऐसे स्क्वायर करके 5 अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो यहाँ ऐसे स्क्वायर्स करके बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्टेप आप अगर लिख रहे हो, रिसर्च की प्रोसेस लिख रहे हो, तो ऊपर से प्रोसेस लिखना स्टार्ट करिए, एरो करते करते वो प्रोसेस को नीचे लेकर के आइए। तो कोशिश यही करिए जितने आंसर्स भी लिख रहे हैं, भले ही 2 मार्क का हो चाहे 5 मार्क का हो, आप डायग्रामेटिकली, मतलब कहने का मतलब यह है, अगर आप खाली पैराग्राफ लिखते जाओगे तो जो आपका इन्वेजिलेटर होता है, जो चेक करता है ना, उसको थोड़ी डिफिकल्टी जाती है पढ़ने में। ठीक है, और अगर आप पूरा प्रेजेंट प्रॉपर्ली करोगे, डायग्राम बनाओगे, पॉइंट्स लिखोगे, हमेशा 2 पेनों का वहाँ यूज़ करिए, ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ करिए ताकि वो प्रेजेंटेबल लगे। इस प्रकार से आप अपने आंसर्स को लिखिए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहना चाहूँगी, इन सब छोटी छोटी बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और मेरे सब्जेक्ट में कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आपको आ रही है तो वृंदा साबू करके मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है, उसमें ये सब्जेक्ट के सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, आप उसमें से रिवीजन कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी जा रही है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।